जो आगाज़ है वो काउंसलिंग पर काम करता है या बच्चों की एजुकेशन पे काम करता है? उनकी हर तरीके की हेल्प पे काम करते हैं। हम फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते हैं कि काउंसलिंग हम कर रहे हैं या उनको कहीं पे जॉब, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं। दहेज प्रथा जिसको कई सालों से इलीगल माना गया है, अभी भी वो इलीगल है, फिर भी गांव में या छोटे शहर में आज भी दहेज प्रथा जारी है। यदि अपनी लड़की को आप काबिल बना दोगे तो वो दहेज नहीं, वो खुद अपने आप में एक बड़ा दहेज हो जाएगी। आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 14 करोड़ के करीब लैंडलेस फार्मर्स हैं। या तो किसी की खेत में काम कर रहे हैं या किसी का खेत बटाई पर लेकर काम कर रहे हैं। आपने ये नाम क्यों चुना आगाज़ की एक बड़ी महत्वपूर्ण सी कहानी है। शी सेड कि मैम मेरी 1.5 साल की बेटी है और उसको बुखार था इसलिए मैं नहीं आई थी। उसने कहा कि मुझे वकील बनना। मैंने कहा वकील को बनना है तुम्हें? तो कहती मैम मेरा केस चल रहा है कोर्ट में डाइवोर्स का, कि वो लड़की की शादी हुई थी और जो लड़का था मैम वो मेल प्रोस्टिट्यूट है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल बातचीत। आई एम योर होस्ट वैदेही और आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारी गेस्ट एक ऐसी महिला है जो खुद गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी लाइफ जी है, पर सपने उनके अनलिमिटेड थे। उनके लिए पढ़ाई एक लैडर थी और उसी लैडर को उन्होंने दूसरे के लिए खड़ा कर दिया। 2006 में उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसे संगठन जो लड़कियों और महिलाओं को सिर्फ पढ़ाएगी नहीं बल्कि उनके हक भी सिखाएगी। आज वो सपना आगाज़, जो विमेन एम्पावरमेंट, लीगल अवेयरनेस और करियर काउंसलिंग और एजुकेशन के जरिए हजारों जिंदगियां बदल चुकी है। आज मेरे साथ है आगाज़ की फाउंडर डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर। इसको शुरू करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि चंद्रकांता जी कौन है? चंद्रकांता का जो जर्नी है वो एक साधारण सी इंटेलेक्चुअल महिला है जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती है, गिव बैक टू द सोसाइटी। अ पार्ट ऑफ आप कहें कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, राइटर हूँ, बहुत सारी चीजें, ये एक उपाधियां हो सकती हैं, पर इन उपाधियों को हासिल करने की जो जर्नी है वो एक साधारण सी लड़की की है जो कहीं ना कहीं इस भारतीय समाज में जहाँ पर एक लड़की को हर क्षण एक संघर्ष से गुजरना पड़ता है, उस संघर्ष से निकलकर यहाँ तक पहुँचने की जो एक जर्नी है। अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हूँ, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है और अपनी जैसी कुछ चंद्रकांताओं को तैयार करना है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं चंद्रकांता हूँ। तो आपका जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में मतलब मेरा जन्म हुआ, एक साधारण से परिवार में। मेरे पिताजी, उनके पास जिम्मेदारियां थी, जिम्मेदारियां सभी के पास होती हैं। मुझे बहुत ज्यादा अपने बचपन के बारे में पता नहीं है जितना पिताजी ने मुझे बताया। उनके फादर उस समय नहीं रहे, तब उनके बहुत जल्दी उन पर जिम्मेदारियां आ गई छोटी सी उम्र में ही। तो फिर वो दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे थे, कुछ मजदूरी भी की कई जगह पर जाकर उन्होंने। फाइनली फिर दिल्ली वो सेटल हुए और यहाँ पर फिर हमारी फैमिली दिल्ली आकर सेटल हो गई 1975 के आसपास। ओके, तो आपकी स्कूलिंग सब दिल्ली से हुआ? सब दिल्ली से हुआ सारा। गवर्नमेंट स्कूल से कि प्राइवेट? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल, MCD का गवर्नमेंट स्कूल, मतलब बहुत साधारण स्कूल से मेरी सारी स्कूलिंग हुई है। क्या एक्सपीरियंस रहा उस स्कूल का? उस स्कूल का एक्सपीरियंस तो मैं क्या कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे फादर बहुत पढ़ाई पर जोर देते थे कि वो हमेशा यही कहते थे कि जो मैं नहीं पढ़ पाया वो पढ़ना चाहते थे, अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते थे। मुझे पढ़ने का शौक था, तो स्कूल जाने से पहले ही मैं बहुत कम उम्र में ही 2, 2.5, 3 साल की रही होंगी, तब से पढ़ने का शौक था। तो अपने भाई के साथ स्कूल में चली जाती थी, तो उम्र से पहले मेरा स्कूल में नाम भी लिखवा दिया गया और बहुत पढ़ती थी, बहुत ही ज्यादा पढ़ती थी। एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी, इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो पहले कौन बना या भगवान ने किसको बनाया होगा। तो उस कहानी में था कि सबसे पहले भगवान ने एक वो शिल्पकार के रूप में, उसके उस कहानी में कहा गया कि वो भगवान एक शिल्पकार हैं, इस सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, प्रकृति का निर्माण कर रहे हैं।
उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाई और उसमें अपनी सारी विशेषताएं, अपनी जो क्वालिटीज हैं, भगवान की जो क्वालिटीज हैं, वो उस मूर्ति में डाल दी। वो मूर्ति वास्तव में निकल कर आई तो वो थी स्त्री, महिला। इस भगवान की सबसे खूबसूरत कृति है स्त्री, और सबसे पहले उन्होंने उसी को बनाया। फिर उसमें था कि दूसरी तरफ से नारद जी आते हैं, वो कहते नारायण नारायण, भगवान आपने तो बहुत ही सुंदर कृति आपने बना दी, अब ये जो कचरा बचा हुआ है उसका क्या करना है? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको भी हम वेस्ट से बेस्ट बना देते हैं। तो उसको भी उठाया और उसको भी उठाकर एक और मूर्ति बना दी, और वो थी पुरुष। तो ये मजाक की बात, बुरा मान जाएंगे नहीं वो देख रहे होंगे। नहीं वो समझ, क्योंकि अगर कोई देखेगा कि ये नारीवाद पे बात कर रहे हैं, आई एम नॉट अ रेडिकल फेमिनिस्ट, आई एम अ लिबरल फेमिनिस्ट। और ना तो सभी लोग अच्छे होते हैं, ना सभी लोग खराब होते हैं, ना सभी स्त्रियां सही हैं और ना सभी पुरुष गलत हैं। तो मैं लिबरल फेमिनिस्ट हूँ, नॉट अ रेडिकल फेमिनिस्ट। वो कहानी की बात आपने कही तो मैंने वो बताई है। जो वेस्ट था उससे बेस्ट बनाया, बेस्ट बनाया, इसीलिए मैंने कहा वेस्ट से बेस्ट बनाया पुरुष। क्योंकि इतनी सुंदर, इतनी सरल, इतनी ममता में और इतनी खूबसूरती, उसको कुछ ना कोई प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए था ना, इसलिए भगवान ने पुरुष को बनाया। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। एक के बिना दूसरा अधूरा है, स्त्री संपूर्ण नहीं है। हम शिव की बात करते हैं तो शिव अर्धनारेश्वर में ही पूर्ण आते हैं। शिव अकेले कुछ नहीं है, माँ सती अपने आप में कुछ नहीं। स्त्री और पुरुष एक दूसरे से मिलकर ही वास्तव में सृष्टि का निर्माण होता है, हम अकेले कुछ भी नहीं है। इस कहानी का मतलब यही था कि मुझे स्त्री को उस पर लगातार सदियों से, या जो हमारे सामाजिक परिवेश में स्त्रियों को उल्टा कर दिया गया कि वो उनको कम कर बताया जाने लगा, उनको बताया जाए कि तुम कमजोर हो, तुम नाजुक हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। तो उनका मेंटली वॉश किया गया कि वो तुम ये कर नहीं सकती हो, तुम्हें ज्यादातर ध्यान, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें खूबसूरती पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पावर पर, ना कि इस सारी चीजों पे, जबकि वो कर सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हूं ना तुम्हारे लिए करने के लिए, तुम्हारा लुक आफ्टर करने के लिए मैं हूं, तो तुम क्यों परेशान होते हो? तो यू नो वेरी वेल, हमारे घर के अंदर अगर कोई हमें हाउस हेल्प मिल जाती है तो हम उठकर जाकर पानी भी नहीं लेकर आते हैं, तो वो हमारी आदत का हिस्सा हो जाता है। तो धीरे धीरे वुमेन डिपेंडेड टू अदर, इसीलिए वुमेन को डिपेंडेंट बना दिया गया कि वो डिपेंडेड है पुरुष के ऊपर। अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, इंडिपेंडेंसी मतलब आ रही है, एजुकेशन बता रही है। अब ज्यादातर मैं देखती हूँ विमेन यूज करती हैं, आई एम इंडिपेंडेंट नाउ। सो मैं अगर कहूँ कि मेरे जीवन में यहाँ तक पहुंचने में, मतलब मैं अपनी वजह से नहीं पहुंची हूँ। हर, जैसे कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, एक वुमेन का हाथ होता है, लेकिन हर सफल महिला के पीछे अंडरस्टैंडिंग मैन का हाथ होता है। वो फादर हो सकता है, वो ब्रदर हो सकता है, वो फ्रेंड हो सकता है, वो हस्बैंड हो सकता है, और वो सन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड कब मिलेगा। वो पिता के रूप में भी मिल सकता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे पिता के रूप में एक अंडरस्टैंडिंग मैन मिला, जिसने मुझे सिर्फ बेटी की तरह नहीं समझा, लड़की की तरह नहीं समझा, उसने मुझे एक संभावना के तौर पे समझा। मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, अगर मैं कहूँ तो आप सरप्राइज होंगे, सभी के चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, सबके मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं। तो ये जजमेंट करने का जो दौर है ना, जब तक महिला को जज करना नहीं छोड़ेंगे, समाज प्रोग्रेसिव नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं आएगी। सिर्फ फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 देने से फ्रीडम नहीं आएगा। बहुत सही कहा आपने। इट इज मैटर ऑफ दैट कि इक्वलिटी और लिबर्टी हमें जरूर देखना पड़ेगा कि हम स्वतंत्रता और स्वच्छंदता इन दोनों में क्या चाहते हैं। लिमिटेशन कोई मुझ पर ना लगाए, लेकिन मैं अपनी लिमिटेशन खुद तो लगाऊं। आपने आगाज की शुरुआत की 2006 में जी। आगाज जब मैंने ये नाम सुना तो मुझे लगा कोई क्रांतिकारी होता है ना, आगाज yes. अलार्मिंग, हाँ। है ना। मुझे लगा कि कुछ तो होगा जो सिस्टम के अगेंस्ट बात कर रहा होगा, जो अधिकारों पे बात कर रहा होगा। मुझे इस नाम से ये समझ में आया। तो आपने ये नाम क्यों चुना, आगाज?
आगाज की एक बड़ी महत्वपूर्ण सी कहानी है। जब मैं 2002 में आई स्टार्टेड टू टीचिंग इन SOL, तो हंसराज कॉलेज में मैं एज अ गेस्ट टीचर पढ़ा रही थी और कोर्सपोंडेंस के जो बच्चे होते हैं उनकी क्लास ले रही थी। मैं एक्टिविस्ट थी, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सोशली मतलब बहुत हेल्पिंग थी, लोगों की बहुत हेल्प करती थी, मेरे फादर भी लाइक दैट। तो मेरी जो परवरिश मैं देखूं अपने सराउंडिंग बहुत पॉजिटिवली रही है। मतलब गरीबी को छोड़कर, स्ट्रगल को छोड़कर मैं कहूँ तो वो सब मुझे अच्छा लगा और अलार्मिंग था। मैं जब पढ़ा रही थी तो मैं क्लास लेती थी, आई डोंट नो कितनी अच्छी टीचर थी क्या नहीं, तो उस क्लास में काफी सारे मतलब मोर देन बच्चे आते थे, मेरी क्लास के अलावा भी दूसरे बच्चे आ जाते थे। पर मुझे बहुत मेरा फोटोजेनिक मेमोरी थी कि लड़कियां मतलब लाइक कोई भी स्टूडेंट है वो मेरी क्लास ले रहा है, कोई सी मतलब विंडो पर भी बैठा है, पूरी मतलब मुझे खड़े होने की जगह नहीं होती थी, इतनी कचाकच क्लास भरी हुई होती थी वो। मतलब इतने सारे, कोई भी कहीं पे भी चला जा रहा है। अटेंडेंस का उस समय कुछ नहीं था, मतलब उस समय कोई अटेंडेंस, हंसराज कॉलेज मतलब वो एक सेंटर था। SOL की क्लास होती थी, दैट वाज नॉट अ रेगुलर क्लास। सो एक बच्ची मतलब लाइक 2-3 क्लासेस में वो सैटरडे संडे क्लास होती थी, और जब कॉलेज का ऑफ होता था तब रेगुलर क्लास होती थी 15 दिन की। तो उस समय रेगुलर क्लास हो रही थी, तो एक लड़की हमेशा फर्स्ट डेस्क पर मतलब आती थी, खड़ी होती थी, बैठती थी। मतलब मैं क्लास से बाहर निकलती थी तब कुछ पूछना है वगैरह सब रहता था। एक आदत होती ना, किसी को आई कांटेक्ट हो रहा है, कोई बच्चा दिख रहा है, उसके बाद 2 बार क्लास में नहीं आया तो क्यूरियोसिटी मतलब रहता है कि बच्चे को क्या हुआ क्या नहीं है। तो 3rd से 4th क्लास में वो लड़की आई, तो मैंने उसको क्लास तो पढ़ा दी। उसके बाद मैंने बाहर ऐसे ही पूछा, क्लास में पूछा कि मुझे अभी याद नहीं है उस लड़की का नाम, सुषमा करके समथिंग कुछ नाम था। देन कि बेटा आप लास्ट क्लासेस में क्यों नहीं आए, हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वैसे हमें बहुत लिमिटेड क्लासेस मिल रही हैं, तो आप नहीं आओगे तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़ी रोने से लगी और फिर वो कहते मैम मैं आपको बाद में बताऊं क्लास। मैंने कहा ओके देन। फिर मेरे 1-2 क्लासेस हो गई। उसके बाद मैं वो लड़की आई, कहते कि मैंने कहा हाँ तुम जरूर आना, नहीं तो मैं तुम्हारी वो नहीं लगाऊंगी, मार्क नहीं करूंगी तुम्हारी प्रेजेंस। अटेंडेंस वैसे नहीं लेते थे, फिर वैसे फिलअप करते थे बच्चे, अपने आप ही अटेंडेंस लिख जाते थे। तो वो आई, उसने कहा कि मैम मैं ना मेरी बेटी को बुखार था। अब सोचिए मैं फर्स्ट ईयर की क्लास ले रही थी और फर्स्ट ईयर में बच्चा तकरीबन 17 साल का या 18 साल का होता है, मान लो कि फिर लेट भी शुरू कराए तो 18 का होगा। शी सेड कि मैम मेरी 1.5 साल की बेटी है और उसको बुखार था इसलिए मैं नहीं आई थी। मैंने कहा 1.5 साल की बेटी है, तुम्हारी शादी हो गई? कहते हाँ मैम मेरी मतलब 2 साल पहले शादी हो गई थी, व्हेन शी वाज इन 10th स्टैंडर्ड। ओह। एंड बहुत ही स्लम से एरिया में वो रहती थी। आई सरप्राइज, क्यूरियोसिटी मेरे को बहुत हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो गया? अब मुझे वही लगा कि भी देखो कैसे मैं भी एक स्ट्रगल कर रही हूँ, पर मेरा अलग तरीके का स्ट्रगल था। उसने कहा कि मुझे वकील, मैंने कहा वकील को बनना है तुम्हें? तो कहते मैम मेरा केस चल रहा है कोर्ट में डाइवोर्स का, और वकील मुझे मतलब घुमाते रहते हैं, मेरे पेरेंट्स जाते नहीं मेरे साथ, और डाइवोर्स नहीं हो रहा है। मैं और सरप्राइज हो गई। देन उसके बाद पता चला, मतलब लाइक इज नॉट ओपनली व्हाट आई से, कि वो लड़की की शादी हुई थी और जो लड़का था, आज तो हर चीज बहुत ओपन हो गई है, तो वो लड़का, मुझे नहीं पता उस समय, मुझे भी नहीं पता था, शी टोल्ड कि मैम वो मेल प्रोस्टिट्यूट है, मतलब जंगेलो या काइंड ऑफ कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं लाइक दिस, कि वो रोज रात को जाता है लाइक दिस इन ऑल, और मेरी शादी हो गई थी ये वो करके, और पारिवारिक उसके दबाव के कि बाहर बताना नहीं है। तो मैं और ज्यादा सरप्राइज हो गई लाइक दिस कि ये कैसे, मतलब उसके लड़के के परिवार को पता था वो ये काम करता है? ये नहीं मुझे पता, बाद में पता चली, जब लड़की ने कहा होगा तो पता चला हो, लेकिन लड़की को पता चला। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही शॉकिंग था। मैंने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? तो उसने कहा कि मेरा कोर्ट में केस है, तो मैं उसके साथ गई वर्किंग डेज में, उसके वकील से मिली, उससे मिली। उसके बाद मतलब मेरे भी अपने संपर्क थे, मैंने उनके थ्रू भी डिस्कस किया। उसी के थ्रू प्रोसीजर में मैं जो MM थे, मतलब लाइक मजिस्ट्रेट थे, मैं उनसे भी मिली और इस मैटर को मतलब डिस्कस किया, ऐसे है।
तो जो उसका जो वकील था लड़की का, उसके फादर का ही नोन था। वो बस ऐसे ही उसके फादर ये कहते कि बस इसको तो जब ये थक हार जाएगी ना, जब इसका नहीं होगा तो वापस अपने आप चली जाएगी, तो मैटर को फाइनलाइज नहीं करना, बस इसको लटकाना है। ये लड़की के पापा ने कहा कि फैमिली उसने ऐसा, वो लड़की को भी पता था कि मैम ये ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कि डोंट वरी, आई एम विद यू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। तो मैंने ज़िंदगी का पहला वो केस रिजॉल्व किया। मैं मजिस्ट्रेट से मिली, मैं वकील से मिली, बाकायदा मैंने उस वकील की अच्छी काउंसलिंग और हड़काया उसको। एंड फाइनली फिर वो मतलब जहाँ 2 साल से केस चल रहा था, मतलब शादी के 2 महीने के बाद से 3 महीने के, जब तक उसे नहीं पता था शी वाज प्रेग्नेंट, बेसिकली बच्ची है तो क्या ही होगा, तो वो बच्ची उसके बाद ही पैदा हुई, 1.5 साल की हो गई लाइक दिस। और माँ तो वो लड़की 17-18 साल की थी। तो फिर ये हुआ, उसके बाद मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारी चीज़, मैंने कि तुम ये कैसे, कहते मैम किसी ने हेल्प नहीं की। शी सेड कि मैम आप मेरे लिए भगवान हो। फिर मैंने उसको बाकायदा ग्रेजुएशन पूरी करवाई। मैंने कि तुम लॉ करना चाहती हो, फिर मैंने उसको लॉ में एडमिशन, मैंने फीस भरी, सारा किया। तो उसी, वो बात की बात है, पर उसी समय कॉन्सेप्ट माइंड में आया कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो पहले मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एनजीओ वगैरह सब, मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ, पर मैंने काम करना 2004 से 2002 से शुरू कर दिया था। 2006 में आगाज़ को रजिस्टर किया गया था। बेसिकली काम मैं 2002 से ही कर रही थी। तो ये नाम कहाँ से आया आगाज? आगाज़ ये था कि मुझे वो शुरुआत, आगाज़ का मतलब होता है बिगनिंग, बिगनिंग, आगाज़ करना। तो अब ये था कि अब हम एजुकेशनली एम्पावरमेंट पे काम करेंगे। मुझे लड़कियों को इन्फॉर्म करना है, एजुकेट नहीं करना। डिग्री, फिर मेरे साथ और भी ऐसे लड़कियां जब आई, उनके इश्यूज आने लगे लाइक दिस, तो मैं उनकी काउंसलिंग करने लगी और उनको रिजॉल्व। आई वॉज वेरी मच फ्रेंडली टू कॉप अप द थिंग्स, क्योंकि समस्याओं का समाधान मेरे पास होता था। तो ये जब सब होने लगा तो मुझे लगा चलिए हम कुछ करते हैं। तो मैंने आगाज़ को शुरू किया कि हमने ऐसा ग्रुप बनाया कि जिनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको रिजॉल्व करना शुरू किया। आगाज़ इज़ नॉट दैट कि वो एनजीओ काइंड ऑफ कि वही धरना प्रदर्शन और ये सब कुछ करना, जैसे आपने कहा कि बड़ा ही क्रांतिकारी टाइप। मेरे लिए आगाज़ का मतलब था दिमाग के अंदर मेंटली और इमोशनली आपके मन में उस भाव का आगाज़ करना कि आप स्वाभिमान से जीवन जी सकते हो, आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है। जो आप सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते हो, आपका जीवन खत्म हो गया है, नहीं, आप आगाज आज से करो। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। हम ये सोचते रहेंगे कि हम कल करेंगे, कुछ होगा ऐसा कुछ, तो आगाज करना पड़ेगा। किसी चीज की शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। तो उस लड़की ने कम से कम आगाज किया। उस लड़की ने, भले ही मैं उसकी जर्नी में एंड तक उसकी सफलता का कारण भले ही मैं बनी, लेकिन उसकी सफलता का वो खुद बड़ा कारण है, क्योंकि कम से कम उसने उसको स्वीकार नहीं किया उस परिस्थिति को, और उसने उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटाई। जो वो हिम्मत थी वही आगाज थी। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है। और इसके अंदर मेरा कभी मकसद नहीं रहा कि मैं कभी फाइनेंशियली, डेफिनेटली मैं उस समय खुद पढ़ रही थी, आई वाज अ स्टूडेंट लाइक दिस। तो मैंने आज तक कभी किसी से, आई डिडंट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम देयर। मेरा जॉब हुआ तो मैं अपनी सैलरी का 25% 30% मैं इसमें ही लगा देती थी। उस समय बहुत कम पैसे मिला करते थे। मतलब मुझे ये लगता था कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैंने लड़कियों को तैयार किया, मैंने उनके माइंड में, हमने आगाज़ एनजीओ नहीं बनाया, हमने आगाज़ फैमिली बनाया। हम इसको आगाज़ फैमिली कहते हैं, आगाज़ एनजीओ नहीं कहते कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम काम कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम इसके अंदर डोनेशन, मतलब क्लॉथ कलेक्शन करते हैं, क्लॉथ डोनेशन करते हैं। हमने इसके अंदर बुक बैंक बनाया। हम स्कूलों, मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहाँ से बच्चों की जो हाफ यूज कॉपीज़ होती है या उनकी किताबें होती हैं, हम उनसे लेते हैं। पहले उनको बताते कि आपकी इन कॉपीज को जो आप कबाड़ी को या सेकेंड हैंड बेच दोगे, उसके बजाय ये किसी के काम में आ जाए। तो हमने क्या किया कि हमने वो कॉपियां लेना शुरू की। एजुकेशन, एडमिशन कराना बड़ा आसान है क्योंकि सरकार बेसिक एजुकेशन देती है, लेकिन बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जाते, रोड पर रहने वाले या स्लम में पढ़ने वाले? क्योंकि उनके बीच में जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि मैडम हम एडमिशन तो करा दोगे, लेकिन इसकी
कॉपी किताब पेंसिल का खर्चा हम कहाँ से लाएं, हम तो कमा नहीं रहे हैं। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, बुक बैंक बनाया कि हमने जो अच्छी फैमिली के जो प्राइवेट स्कूल मतलब में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, हमने उनकी सेकेंड हैंड किताबों को लिया, उनकी कॉपीज को लिया, जो हाफ कॉपीज फिल होती थी, हाफ कॉपी ब्लैंक होती थी, तो हमने हाफ कॉपी के जो पेजेस ब्लैंक होते थे उनको फाड़कर, उनको टेप लगाकर हमने वो नई नई कॉपियां बनाई। रबर पेंसिल जो होती थी आधी यूज़ होती थी, तो उनको शॉर्प किया, फिर पेंसिल्स के वो बनाए, उनको धोया अच्छे से, जो इरेजर होता है उनको अच्छे से शैम्पू में और सर्फ में धोकर बिल्कुल अच्छे से ऐसे करके हमने स्टेशनरी को कलेक्ट करके उस स्टेशनरी को हम उन स्लम में उन बच्चों को उनकी स्टेशनरी देने का काम किया कि भाई आप पढ़ो। और उसके साथ साथ में जो लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही थी उनको कहा कि आपसे ना पैसा चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, आप अपने पूरे 24 घंटे में से एक हफ्ते में से 3 दिन एक घंटा, एक हफ्ते में से 3 घंटे आपके चाहिए। हमने एनएसएस के साथ कोलैब किया, मतलब मैं एनएसएस हेड थी तो मेरे हाथ में ही था एनएसएस का। मैंने दूसरे कॉलेजेस के एनएसएस के साथ मतलब किया, एनजीओ के साथ मिलाया, तो उनको मिलाकर फिर हमने इस तरीके से फंक्शनिंग करना शुरू किया। लड़कियां रोड पर फुटपाथ पे खड़े होकर दीवार को ब्लैक बोर्ड बनाकर हमने बच्चों को पढ़ाया। यहाँ तक कि बहुत सारे स्लम वो वहाँ पर थे, हमने अवेयरनेस कैंप लगाया, हमने एजुकेशनली एम्पावर करने की कोशिश की, हमने लीगल लिटरेसी मैंने काफ़ी, क्योंकि मेरा लॉ बैकग्राउंड रहा है तो मेरे फ्रेंड्स एडवोकेट भी रहे और सभी, तो हमने लीगल लिटरेसी, लड़कियां जैसे पढ़ गए लेकिन सबको अपने लीगल प्रोसीजर्स नहीं पता है, तो हम उनको उनके लीगल प्रोसीजर बताया कि आप ऐसे कंप्लेन कर सकते हो, ऐसे एफआईआर कर सकते हो, कहीं पे जाओगे ये वाला डिपार्टमेंट आपके लिए होता है, ये वाला डिपार्टमेंट यहाँ होता है। कोई वुमेन के साथ आप मतलब कोई भी पुलिस वाला एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको घर से नहीं लेके अरेस्ट नहीं कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाली महिलाएं थी, जो दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं थी, इसलिए उनको हाइजीनिकली मतलब हाइजीन लाइफ कैसे हो सकती है उनको वो बताया। बहुत सारे काम किए, मतलब एजुकेशनली अगर मैं कहूँ कि ये 22-24 साल की जो जर्नी है आगाज़ की, मतलब दिस इज़ नॉट अ एनजीओ और द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ द माई लाइफ माई ड्रीम, और इसे पूरा करना है। और इसी ने मुझे एक्चुअली मतलब लाइक मेरा वजूद आगाज़ है। मेरे जो बच्चे मैं उनको इतना प्यार नहीं करती जितना मैं अपने आगाज़ को प्यार करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, उनसे भी ज़्यादा मैं आगाज़ को प्यार करती हूँ। और आज तक मैंने कोई फंड या ऐसा कुछ, मैं शायद मेरा स्वाभिमान है, मैं नहीं कहती हूँ कि ना मैं सरकारी जिसे कहा जाए प्रोजेक्ट प्रपोजल्स वगैरह, बहुत सारे लोग मेरे कॉलेज में भी सब जगह प्रपोजल बना के कंप्यूटर बना के डाल रहे हैं, कुछ पैसे इसको दे दिए, कुछ पैसे उसको दे दिए, फिर प्रोजेक्ट मिल गया, फिर अपने घर चला रहे लाइक दिस। इस समय बहुत ज़्यादा करप्शन है। मेरा चित्र, चरित्र और व्यक्तित्व एक है, मैं अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। 2015 में बहुत अच्छी बात हुई, माने प्रधानमंत्री जी ने आके सबसे पहले जो फेक एनजीओज थे उन सबको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। दैट वाज अ रियली वेरी गुड। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए समझती हूँ कि उन सब में हमारा एनजीओ नंबर 1 था, उस पर किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं, और काम बहुत ज़्यादा। वी हैव बीन डन द लॉट ऑफ वर्क। कैन यू इमेजिन कि हम बॉर्डर पे छावनियों में जो सैनिक हैं, सीआरपीएफ और बीएसएफ के सैनिक होते हैं, हम बाकायदा हजारों राखियाँ हमने लड़कियों से कलेक्ट करके इन्वेलप में एक मैसेज और एक राखी, इतनी सारी बहुत सारी राखियों को लेकर हम लोग 100 से ज़्यादा लड़कियां एक बस के अंदर भरकर हम लोग हर साल, तकरीबन ये 9 साल से हो रहा है, हर साल, कोविड में भी 9 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, 10-12 साल हो गया होगा। देन कोविड में भी हम लोग लड़कियों ने राखियां कलेक्ट करी और हमने राखियां वहाँ, लड़कियों ने अपने घर अपने रियल ब्रदर को राखी नहीं, राखी वाले दिन ही, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, राखी वाले दिन ही हम लोग जो छावनियों में हमारे सैनिक और सोल्जर होते थे, हम वहां पर जाके राखी बांधते हैं। वाओ। मेरे 4 भाई हैं, मैं अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती, मैं वहां जाकर सोल्जर्स को राखी बांधती हूँ। और वही मैं अपनी लड़कियों को कहती हूँ कि हमारी एक्चुअली असली रक्षा ये कर रहे हैं।
तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहे। तो हर पॉजिटिविटी का आगाज़ ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन का मूल मंत्र है। आगाज़ इज़ नॉट एन NGO, आगाज़ इज़ अ फैमिली। वी वेलकम टू ऑल ऑफ यू, देन कम टुगेदर एंड बी अ पार्ट ऑफ आगाज़, जहाँ पर आप अपने लेवल पर कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। हर एक व्यक्ति को पैदा होना उसके हाथ में नहीं है और मृत्यु भी उसके हाथ में नहीं है, और कोई अमर नहीं है। एक कहते ना कि पूरे विश्व को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ चला गया, उसके हाथ में एक कुछ दाना तक उसके साथ नहीं गया, कोई मोती तक साथ में नहीं गया। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, मेरी भी कई बारी लड़ाई हो चुकी है वहाँ के लोगों से। अगर वो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। सोसाइटी में चाहे गार्ड हो, हाउस हेल्प हो, तो उनको 4 लिफ्ट हैं एक बिल्डिंग में। एक है सर्विस लिफ्ट, बाकी है 3 लिफ्ट जो रेजिडेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर हाउस हेल्प उस वाली लिफ्ट से चला जाए तो लोगों को दिक्कत है, जबकि वही हाउस हेल्प आपके घर में क्लीनिंग कर रही है, आपके घर के बर्तन साफ कर रही है, सब कुछ, पर वो आपके साथ लिफ्ट से ऊपर नहीं जा सकती। पहली चीज जो मैंने देखी, जिस पे मुझे आपत्ति है। दूसरी, अगर उसे प्यास लगी है या उसे वॉशरूम जाना है तो वो आपके घर का बर्तन यूज नहीं कर सकती, वॉशरूम यूज नहीं कर सकती। उसके लिए सेपरेट बेसमेंट में जाओ, वहाँ पे वॉशरूम यूज करो। उसके पीछे लोगों ने मुझे बोला हाइजीन से प्रॉब्लम है, अगर उसको कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन हमें लग जाएगा, जबकि यू हैव हार्पिक इन योर हाउस, ठीक है, आप उससे क्लीन कर सकते हो। अगर आपको हाइजीन का प्रॉब्लम लग रहा है, पानी है, पानी से साफ कर सकते हो। आपके घर का वॉशरूम, अगर 5 लोग हैं तो वो एक वॉशरूम यूज कर रहे हैं ना सब लोग। दूसरी बात ये, तीसरी ये, अगर उसे प्यास लगी है, उसे चाय पीना है तो उसके लिए सेपरेट कप रखा जाएगा, और वो बर्तनों में नहीं रखा जाता, वो सेपरेट ही रखा जाता है। या तो किचन के बाहर, जैसे वो जो यूटिलिटी एरिया होता है वहाँ पे वॉशिंग मशीन के ऊपर रख देंगे, जो कि मैंने अक्सर सबके घरों में देखा है। या फिर उसके लिए सेपरेट बर्तन, जो बर्तन भी ऐसे हैं कि धूप में पड़े रहेंगे, सर्दियों में बाहर पड़े रहेंगे, बारिश में गीले होते रहेंगे। वही जिसके लिए तुमने ये सारी चीजें अलग बनाई हुई है, वही सदस्य आपके घर में आता है, आपके बर्तन धोता है, झूठे बर्तन आपके वॉशरूम क्लीन करता है, आपकी सफाइयाँ करता है, लेकिन वो आपके साथ लिफ्ट शेयर नहीं कर सकता, आपके साथ वॉशरूम शेयर नहीं कर सकता, आपके साथ वो आपके बर्तन शेयर नहीं कर सकता। तो जैसा आपने बोला ना कि समाज को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए सरकार के उसमें, समाज को जो अपनी सोच है वो अपने घर से चेंज करनी चाहिए। तो मेरी इस बात से काफी लोग नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं आएगी। तो नहीं, मैं इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो अभी मेट्रोपॉलिटन सोसाइटी डेवलप हुई है, जो बिल्डिंग कल्चर स्टार्ट हुआ है, और उन बिल्डिंग कल्चर में जो लोग रहने आए हैं वो इकोनॉमिकल पावरफुल हैं। अच्छा पैसा 1 करोड़ का 2 करोड़ का मकान खरीद रहे हैं, तभी तो लिफ्ट वाले घर में रह पा रहे हैं। अब वो जो हाउस हेल्प की बात करें, मैं उसको वापस से आपके उसी समाज पर लेकर जा रही हूँ कि जो जिनके पास अच्छा घर है वो बाहर से आ रहे हैं, सफाई करके जा रहे हैं, फिर उनके लिए अलग से कुछ कर दे रहे हैं। अब क्योंकि डिमांड ऐसी है, धर्म के आधार पर कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है पता नहीं है, वो काम करवा लेंगे, उसके बाद कहेंगे भी तुम इतना ये ले लो या वो ले लो, उस बर्तन में खाना उस बर्तन में नहीं खाना है, इस तरीके का करते हैं। बेसिकली आप ये समझिए कि जब आप उनके साथ ऐसा करते हैं तब आपके उस घर में वो जो आपको करके दे रहे होते हैं, तो आप कैसे कहो कि वो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं? हो सकता है कि वो आपको जो खाना दे रहे हैं उसको थूक कर दे दें, आप खा लोगे टेस्टी समझ के। तो कई लोग देखते हैं कि भाई ये तो कुछ कुछ हो रहा होता है समाज के बीच में, तो हम जब बाहर खाना पीना खा रहे हैं तो हम क्या किसी की जाति पूछ कर देखते हैं? आगाज में आपने लोगों के अंदर की आगाज जगाई, बच्चों को एजुकेट किया, उनको काउंसलिंग किया उनके करियर के लिए। तो कोई भी ऐसी
स्ट्रगल रहा उस टाइम पे कि उनकी फैमिली ने उनको आपके सेंटर तक आने से रोका या आपसे बात करने से रोका? कोई भी ऐसा इंसिडेंस जो आपके उस टाइम पे स्ट्रगल फेज में रहा हो फॉर आगाज? नहीं, लकली मैं कहूँ कि मुझे ऐसा कुछ तो नहीं रहा। मैं कोई जो मुझ तक नहीं पहुंच पाता था तो मैं वहां तक पहुंच जाती थी। अगर किसी बच्चे ने मुझे जानकारी किसी के माध्यम से भी कुछ मिला कि वहां पर उस बच्ची को ज़रूरत है, तो मैं वहां तक जाती थी। और मेरी कन्विंसिंग, आप कुछ भी माने, मेरी कन्विंसिंग पावर इतनी होती कि उनके जो पेरेंट्स जब कल तक वो जो बात नहीं मान रहे थे, चाहे वो एजुकेशन को लेकर है, उस लड़की की एजुकेशन को बंद करवाना है, अब नहीं भेज, उनकी शादियाँ, ऐसे कई इंसिडेंट आए कि लड़कियों की शादी वाला मैटर रहा कि लड़कियों की शादी हो रही है, उनको आगे बीच में पढ़ाई रुकवा दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड थे उनकी फैमिली में भी कोई इशू आए, उनके रिलेशन में कोई इशू आए, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि मैम हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने हर लेवल पर उनको हेल्प किया। पुलिस के लेवल पर मैंने उनको हेल्प किया, कम्युनिटी के लेवल पर मैंने काफ़ी हेल्प किया। एक लड़की थी, मेरी स्टूडेंट ही थी, वो पास आउट थी, उसके बाद सडनली उसका मुझे फ़ोन आता है कि उसकी शायद मैरिज पक्की हो रही थी, और पक्की हो गई थी तो, लेकिन उनको कुछ पता चला था कि वो दहेज वगैरह का कुछ मांग रहे थे। उस दिन तिलक जाना था, तिलक होता है ना, मतलब लाइक कुछ सामान वामान सब उनको दे दिया था, और यहाँ से सब चले गए थे, वो कर आ गए। ठीक है, उसके बाद वो लड़की ने कहा कि मुझे नहीं करना है क्योंकि ये मतलब उनकी और डिमांड ऐसा कुछ हो रहा है, तो मुझे नहीं करना। मैंने कि मना कर दो, तो कहते नहीं, हमने फिर कंप्लेन कर दिया, पुलिस वाले हमारी सुन भी नहीं रहे, कैसे क्या करें, वो पैसे वो भी नहीं देंगे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर मैंने कहा डोंट वरी। फिर मैंने ट्रेस आउट किया कौन कहाँ से है, उसकी लड़के वाले कौन हैं, ऐसे पूरा वर्कआउट किया। फिर उसके बाद पुलिस से बात की, उसकी कंप्लेन को मैंने सिर्फ कंप्लेन के FIR, मैंने कहा कि नहीं ये मैटर है, इसमें थोड़ा लड़की का भी वो रखना पड़ेगा। तो फिर मैंने बाकायदा समझिए कि 24 घंटे में उसका पूरा तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का सामान कैश वापस करवाया। ठीक है, और बिना उसे, और एग्रीमेंट पे कि हाँ जी, मतलब लाइक कुछ वो कुछ नहीं करेंगे, और बिना किसी को कुछ पैसा दिए वगैरह साथ में। और ये सारा काम मैंने अपने सोर्सेज से ही, और किसी को भेजा, अपने ही टीम से किसी को भेजा कि पर्सनली टेक ऑफ करें। ठीक है, वो हो गया। और फिर मैंने उसको बोला कि भाई तुम कुछ अपना इंडिपेंडेंट कुछ करो। तो उसने बुटीक खोला छोटा, उसे सिलाई, मतलब ग्रेजुएशन उसने किया था, तो उसके बाद उसने बुटीक शुरू किया। मैंने उसको हेल्प की, कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट, जैसे भी हेल्प कर सकते हैं वो किया। और आज की डेट में उसका एक बहुत बड़ा बुटीक स्टूडियो है, और उसकी शादी बहुत अच्छी फैमिली में हुई है। मुझे लगता है कि वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ आज की डेट में जी रही है, जहाँ पर वो एक स्लम में रहने वाली लड़की थी। एक ये इंसिडेंट हुआ। तो बेसिकली जो आगाज है वो काउंसलिंग पर काम करता है या बच्चों की एजुकेशन पे काम करता है? आगाज बेसिकली उनको इंफॉर्मेशन पे काम करता है, उनकी हर तरीके की हेल्प पे काम करता है। हम फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते हैं, हम उनकी हर तरीके से जो भी हेल्प हो सकती है, जैसे हो सकती काउंसलिंग हम कर रहे हैं, या उनको कहीं पे जॉब या कुछ, अगर कुछ लड़कियां कुछ करना चाह रहे हैं तो हम उनको मोटिवेट करते हैं। और उनके घर में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स की सिर्फ लड़कियों की काउंसलिंग नहीं करते, हम उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट की भी काउंसलिंग करते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो लाइक मेरे साथ तो होता है कि जब मैं जाती हूँ तो बाकी उनकी फैमिली के लोग गए, आस पड़ोस के लोग भी आ गए, तो काइंड ऑफ ऐसा टीचर, मतलब उनको सही और गलत और लड़की की इम्पोर्टेंस, राइट, उसकी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को लेकर उन्हें बताते हैं। मेरे साथ ज़्यादातर ये रहा कि मैंने काउंसलिंग की, उसके बाद उन लड़कियों की पढ़ाई कंटिन्यू हो गई। कई लड़कियों की मतलब ग्रेजुएशन करते ही शादियां होने वाली थी, कई लड़कियों की, और उनमें कई लड़कियां रही जिन्होंने आगे स्टडी कंप्लीट किया, और मैंने कई लड़कियों की फीस भरी अपनी सैलरी से भी, लाइक। और फिर उनको मास्टर्स कराया, किसी को B.Ed में एडमिशन कराया, किसी को लॉ में एडमिशन कराया। आज की डेट में वो कहीं ना कहीं टीचर है, कहीं ना कहीं एडवोकेट है, और कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। और इस चीज़ की मुझे बड़ी संतुष्टि रहती है कि यस, मेरे कुछ छोटे से प्रयास से, इसमें कहीं मुझे कोई फाइनेंशियली कोई हेल्प कहीं से मैंने सरकार से या किसी से नहीं ली,
मैं उसको जो स्लम एरिया में रहने वाली जो बच्चियां हैं या बच्चे भी हैं या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में मैंने आज तक कभी भी मतलब अपने इस काम में आगाज में कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, किसी तरीके के बैरियर को मतलब मैंने कभी किसी का टाइटल भी नहीं पूछा, ना उसका रिलीजन पूछा है। सिर्फ ये जानने के लिए कि वो लड़की है या वो नीडी है, उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। उसमें कई हर धर्म की लड़कियां रही हैं, हर कास्ट की लड़कियां रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं डिप्राइव सेक्शन को ही हेल्प करूंगी, क्योंकि मदद की ज़रूरत ना हर उस लड़की को है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ठाकुर हो, राजपूत हो या दलित हो या कोई भी है। मेरा ऐसा मानना है। अवेयरनेस के ऊपर आप लोग काम करते हो? हाँ, अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग, अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग और द एम्पावरमेंट की मेरा मकसद है वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाएंगी। जो लड़की इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाएगी, स्पेसिफिकली वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी और बाकी दूसरों को भी वो एम्पावर्ड करेगी। एम्पावरमेंट के लिए आप उनको फंड करते हो या फिर आप सिर्फ उनको गाइड करते हो? हम उनको हेल्प करते हैं। हेल्प इन टर्म्स की अगर वो कुछ पढ़ रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, मैंने कहा आगाज इज अ फैमिली, कुछ इतना अमाउंट है जो मैं अकेले दे सकती हूँ तो वो मैं दे देती हूँ, फीस भर देती हूँ। मैं बताती भी नहीं किसी को ना, आगाज के रिकॉर्ड में कहीं पे रख दी। और ये मैं खासकर अपनी टीम को भी नहीं बताती हूँ कि जैसे लगे कि उस बच्चे को ऐसा ना लगे कि भाई मेरी मदद की जा रही है तो उसका मतलब कॉन्फिडेंस लूज करे, तो वो उसकी फीस मैं भर देती हूँ। मोस्टली कई लड़कियों की मैंने फीस भरी, कई लड़कियों की फीस भरी है। वन सेकेंडली, अगर सपोज कुछ ऐसा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ तो फिर लेट्स कलेक्ट, हम जितने लोग होते हैं हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में और उस फीस का अमाउंट कलेक्ट करते हैं, फिर हम वो कर देते हैं। उसके अलावा किसी को कपड़े उसकी ज़रूरत है तब हम वो भी करते हैं, मतलब उनको कपड़े देने का काम। ऐसे नहीं कि जो हमारे रिटायर्ड जो कपड़े हैं, बेकार कपड़े, उनको दे रहे, नो। हमारे जो अपने कपड़े हैं, मतलब जो मैं आज ही पहन रही हूँ और अगर मुझे देना है तो मैं यही साड़ी दूंगी लाइक दिस। और मेरे पास अगर दूसरा नया है तो मैं वो दे दूंगा, और ये बिना बताए, बिना जज करे कि किसको क्या दे रहे हैं, कि कभी पूछना भी कि कौन सा कपड़ा किसको दे रहे हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने डाउरी की बात करी, तो आज भी हिंदुस्तान में डाउरी ली जाती है। हाँ, जबकि ये डाउरी इलीगल है लेना। तो लोग बोलते हैं कि अपनी लड़की को ही तो दे रहे हैं, मतलब दहेज प्रथा जिसको कई सालों से इलीगल माना गया है, अभी भी वो इलीगल है, फिर भी गांव में या छोटे शहर में आज भी दहेज प्रथा जारी है। क्यों? देखिए, दहेज क्या है समझना पड़ेगा। दहेज डेफिनेटली इलीगल टर्मिनोलॉजी है, एंड जो लड़की को दिया जा रहा होता है वो स्त्री धन होता है, ठीक है। और हमारा समाज कहता है कि आप अपनी लड़की को दे रहे हो, ठीक है। समाज में हम समाज को दिखाने के लिए हम क्या दे रहे हैं वो है। दूसरा, जो लड़का पक्ष है, जो लड़का है वो जॉब कर रहा है, तो आपकी लड़की लग्जरी में रहेगी, ये होगा वो होगा, इसलिए मतलब दिया जा रहा है। अगर लड़की को काबिल बनाया जाए, जो दहेज है वो एक इलीगल टर्म है, मतलब जिसे नेगेटिव टर्मिनोलॉजी आप बोल सकते हैं। और गांव में, शहर में, कहीं पर भी मतलब शादी के टाइम लड़की के पक्ष की तरफ से लड़कों को दिया जाता है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं नॉर्थ के लाइक दिस, वहाँ पे दहेज मतलब कंपल्शन हो गया है। और गरीब पिता मतलब लाइक वो दहेज इसलिए दे रहा है कि उसे शादी करनी है। लेकिन अगर लड़की, मैं यही चीज़ ज़्यादातर काउंसलिंग में बोलती हूँ कि यदि अपनी लड़की को आप काबिल बना दोगे तो वो दहेज नहीं, वो खुद अपने आप में एक बड़ा दहेज हो जाएगी। आप लड़की को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। लड़की अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो आपसे कोई दहेज नहीं मांगेगा। अगर लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो दूसरी जो लड़का पक्ष है उसे वो बोझ मानेगा, राइट। तो आप अपनी लड़की को पढ़ाओ और उसको मतलब लाइक कोशिश करो कि वो इंडिपेंडेंट किसी भी रूप में, ज़रूरी नहीं है कि सबको नौकरियां मिल जाए,
आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप छोटे छोटे तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, सिर्फ ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो डेफिनेटली आप दहेज नहीं दोगे और नहीं देना चाहिए। अगर कोई दहेज आपसे मांग रहा है तो आपको वहाँ शादी कतई नहीं करनी चाहिए। ये मेरा हमारे आगाज का एक मोटो रहता है। अगर कोई दहेज ले रहा है और लड़की पक्ष नहीं दे पा रहे हैं तो हम मतलब इसी चीज़ को काउंसलिंग करते हैं, लीगली भी और वैसे भी थोड़ा थ्रेटन भी कर देते हैं कई बार, लाइक काइंड ऑफ, अगर पता चलता है तो। बट लड़की पढ़ी लिखी है, इन्फॉर्म्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई दहेज की मांग भी करता है। एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें लोग उनके अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है तो आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। हाँ, इट इज लाइक women centric society. not exactly women centric society, it is that work for the those are need, जिसको जरूरत है, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के लिए है, कास्टलेस है और मतलब जेंडरलेस है। बेसिकली वी फोकस ऑन वुमेन, कि हमें लगता है कि वुमेन को एक हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है कि मैन को ज़रूरत नहीं है हेल्प। मतलब फ्री काउंसलिंग आप प्रोवाइड हाँ, करेंगे? हाँ, फ्री काउंसलिंग है, हम कोचिंग करते हैं, हम पढ़ाते हैं, हर तरीके से हेल्प करते हैं। इंफॉर्मेशन पर हम काम करते हैं, हम लैंडलेस फार्मर लेबर पे काम करते हैं, उनकी वुमेन पे काम करते हैं, उनकी बच्चों की एजुकेशन पे काम करते हैं, हम रूरल एरिया में काम करते हैं, हम टेक्नोलॉजी को सिखाने पर भी काम करते हैं, हम बुक बैंक और हेल्थ पर काम करते हैं। ओके। हम एग्रीकल्चर में एक इन्फॉर्म तरीके से, बेसिकली अगर माने तो एग्रीकल्चर से ज़्यादातर आज की जनरेशन अलग हो रही है। ये जो आपने लैंडलेस फार्मर, तो आई थिंक एज ऑफ नाउ शायद आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 14 करोड़ के करीब लैंडलेस फार्मर्स है। मैंने सही बोला आंकड़े? नहीं, थोड़ा सा अप डाउन इट रहेगा। बेसिकली द लैंडलेस फार्मर लेबर एक तरीके से दो एस्पेक्ट में काम करते हैं। पहला तो ये है कि वो ज़्यादातर डिप्राइव सेक्शन से बिलोंग करते हैं और EWS जिसे कहते हैं वो रहते हैं। इनके पास लैंड नहीं है, या तो किसी की खेत में काम कर रहे हैं या किसी का खेत बटाई पर लेकर काम कर रहे हैं। राइट, तो वो कुछ समय के लिए काम करते हैं, उसके बाद शहरों में मजदूरी के लिए चले जाते हैं। तो आप उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हो? नहीं, मैं उनके अपलिफ्टमेंट और उनकी पॉलिसी उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सके, उन परिवारों की जो महिलाएं हैं उनके घर में जो इश्यूज हैं, लाइक जो लेबर है वो खेत में काम करके आ रहा है या बाहर कहीं पे काम करे, तो वो महिलाएं बेचारी अपना घर नहीं चला पा रही हैं। हस्बैंड है वो ड्रिंक कर रहा है, उनके इश्यूज हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी फीस नहीं भरी जा रही है। तो मैं उन महिलाओं के अपलिफ्टमेंट में और उनको कैसे काम से जोड़ा जा सके। जो लेबर है वो तो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन वो महिलाएं क्या क्या साथ में मिलकर काम कर सकती हैं। तो मैं उनके लिए एक तरीके का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का काम करती हूँ, जो मैं नहीं चला रही हूँ, वो खुद ही चला रहे हैं। मैं उनको प्रोत्साहन करती हूँ और मैं उनको गाइडेंस करती हूँ, और कोई अगर चला सकता है तो उनको सुपरविजन में मेंटोर बनाने का काम करती हूँ। और अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की है तो जैसे वो लोग अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाँ, तो उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेकर जा सकते। मैं उनको प्लेटफॉर्म के लिए हेल्प करती हूँ। मैं उनको बताती हूँ कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कोई वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे फेयर्स लगते हैं, राइट, सोसाइटीज़ में, तो वो हमारे संपर्क में महिलाएं होती है, तो हम सोसाइटी से बात करके वहाँ पर उनका प्रोडक्ट फेयर में लगवा देते हैं, जिससे कि वो अपना सामान बेचे और उनको कुछ अर्निंग हो पाए। फाइनली मतलब उनको थोड़ा एजुकेट करना, बच्चियों को, उनके जो बच्चे हैं मतलब वो स्कूल जा पाए, उनको हेल्प करना, और उन महिलाओं को थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से कुछ काम दिलवाना। कुछ लोग हैं जिनको काम करवाना है,
तो हम उन महिलाओं से पूछते हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हो जो भी घर में हो। तो अगर वो एग्री करते हैं तो हम जिनको जानते हैं उनको बीच में एक कड़ी बनकर मिला देते हैं और वो अपना ऑर्डर उनको दे देते हैं, वो अपना ऑर्डर बनाकर उनको दे देते हैं, तो ये उनका काम हो जाता है। हम उनमें से उनसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, कोई किसी तरीके का कुछ नहीं कर, हमको गाइडेंस करते हैं और अपना एक मेंटोर डिसाइड करते हैं जिससे कि कोई उनका एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। ओके, हम ये करते हैं। सो ये लास्ट है, बस एक रैपिड फायर राउंड है। मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको एक वर्ड में उसका आंसर करना है। अच्छा ओके, सो आर यू रेडी? आई ट्राई। ओके, फियर, इल्यूजन, सोसाइटी, सोसाइटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विमेन एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंसी, सक्सेस, डिजायर, आगाज, मूवमेंट। प्रोफेसर डॉक्टर माथुर या फाउंडर डॉक्टर माथुर? प्रोफेसर माथुर, बिकॉज प्रोफेसर माथुर ही उस दिशा की तरफ लेकर जा सकती है जिससे आगाज हो पाएगा। अगर आगाज ना शुरू होता तो आज आप क्या कर रही होते? आगाज नहीं शुरू होता तो भी मैं एक अच्छी टीचर होती और उसके माध्यम, अपने काम के माध्यम से मैं अवेयरनेस ही कर रही होती, बिकॉज द टीचिंग इज नॉट माई प्रोफेशन, दिस इज माई पैशन। सो मेरे लिए आगाज और माई प्रोफेशन इज कंबाइंड लाइक दिस। नई जनरेशन के लिए कोई एडवाइस? नई जनरेशन के लिए एडवाइस सिंपल ये कि आप खुद पर भरोसा करो, जमीन आपके नीचे है। जैसे हमने अधिकारों की बात करी, राइट्स की बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कोई भी ऐसे 3 राइट्स जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यानी फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है और सबको पता होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी और राइट टू एजुकेशन, ये पता होना चाहिए। और हमारे पास फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का, मतलब आर्टिकल 32 में है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, उसका सबको पता होना चाहिए। क्योंकि हमें क्या रहता है कि खासकर जो महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि अगर हम कंप्लेन करेंगे, कोर्ट जाएंगे या कुछ भी करते हैं तो कोर्ट में केस करना या कुछ भी बड़ा महंगा होगा, सब कुछ होगा। तो हमें पता होना, हर एक लड़की को, हर एक इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो राइट हैं वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सबको पता होना चाहिए कि बिना डिस्क्रिमिनेशन के हमारे पास वो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। और सरकार और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली बिना पैसा खर्च किए भी न्याय ले सकते हैं। ये सबको नहीं पता होता। हमें सोचते हैं एक वकील हमें करना होगा, हम कंप्लेन करेंगे, हम टॉर्चर सहें, मेरे पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं है। बाकायदा आपको सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी DSLA में या फिर कोर्ट के अंदर, किसी भी कहीं पर भी है, वकील को मतलब वे नहीं कर सकती हूँ और मुझे सरकार कोर्ट वकील उपलब्ध कराए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से, सरकार बोले तो कोर्ट की तरफ से आपको एडवोकेट मिल जाता है आपके केस को प्ली करने के लिए। वो अलग बात है करप्शन ये वो सब, पर आपको आपके केस को प्ली करने के लिए एडवोकेट मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एप्लीकेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट को देनी होगी, सिंपल, कि मैं नहीं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मेरे केस को सुना जाए और सब, तो वकील के माध्यम से दिया जाए। तो सरकारी वकील मतलब बिना खर्चे के, सरकार उसको पैसा देती है लेकिन जो क्लाइंट है वो पैसा नहीं देता है। पहली बात तो ये। दूसरा है राइट, लिबर्टी एंड इक्वलिटी की बात की। इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि वी ऑल आर इक्वल। तो किसी भी लेवल पर आपका जो एक्सप्लॉइटेशन है या फिर किसी भी प्रकार से आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा ये है कि हर एक जो महिला है, लड़की है, वो मतलब किसी ऑफिस में काम कर रही है तो वहाँ पर भी आप पॉस्को के अंतर्गत बाकायदा आप कंप्लेन कर सकते हैं। हर कंपनी का एक सेल होता है, सेक्सुअल हरासमेंट सेल, जो सरकार कहती है, कोर्ट कहती है कि आपको बनाना पड़ेगा। तो आप चाहे उस कंपनी में अकेली महिलाएं हैं पर आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई हरासमेंट होता है तो आप उस कमेटी में, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये आपका राइट है। ठीक है।
और उसके अलावा राइट टू एजुकेशन। पॉस्को एक्ट है क्या? बेसिकली ये प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है। वर्किंग प्लेस पर जो महिलाओं के साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनके साथ कुछ फिजिकली कुछ किया गया। अगर कोई आपको वर्किंग प्लेस पर किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस करता है, किसी तरीके का कमेंट पास करता है, किसी तरीके को आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, प्रिविलेज करने की कोशिश करता है, डराने धमकाने की कोशिश करता है, आपके प्रमोशन को किसी भी बेसिस पे फेवर लेकर वो करने की कोशिश करता है, तो आप बाकायदा इंटरनल कमेटी को कंप्लेंट कर सकते हो। वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेटरी है बनाना, और ये उस लड़की को पता होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन मतलब हर बेसिक एजुकेशन हर एक लड़की का अधिकार है, वो ले सकती है। हर लड़की को ये पता होना चाहिए कि सरकार एजुकेशन के अंतर्गत भी लड़कियों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था अलग से ही सेपरेटली हेल्प करती है। हमको उन मंत्रालय, उन मिनिस्ट्रीज के बारे में, उन इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, और वहाँ से हम डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं और वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। एजुकेशन लेने के लिए आपको सही तरीके की ज़रूरत है। कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सपोंडेंस कोर्सेज हैं, आप उससे भी एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ योर राइट। राइट टू एजुकेशन आपका राइट है। इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम आपका राइट है, ये आपको फंडामेंटली भी पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको पता होना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट कि हर लड़की को एटलीस्ट आप अपने बेसिक ये राइट्स आपको पता होना चाहिए, जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। और इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है जो फंडामेंटल राइट को सुनवाई करता है। बाकी कोई भी चीज़ आप लोअर कोर्ट से वैसे कुछ करते हैं, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ भी विलेशंस है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कंप्लेन कर सकते हो। चंद्रकांता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज सोशल बातचीत पर आने का और अपनी जर्नी को इतने खुले दिल से हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक कमरे से शुरू होकर आगाज हजारों लड़कियों और महिलाओं के जिंदगी में बदलाव ला रहा है, और ये सिर्फ डॉक्टर माथुर जी की मेहनत और लगन का नतीजा है। जो काम वो ग्राउंड पर कर रही हैं, लीगल अवेयरनेस हो, करियर काउंसलिंग हो या एजुकेशन, वो सच में एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर आप आगाज़ के साथ जुड़े हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या उनके काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनकी वेबसाइट agaz.org ज़रूर विज़िट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। मैं हूँ वैदेही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।